फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। दो सवाल, क्या आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं इस मार्केट में? और दूसरा, अगर नहीं तो इस मार्केट को आप क्या आप एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या फिर और कैश रेज कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज। इन्वेस्टेड ही है। आई थिंक जो हमारा एवरेज कैश लेवल रहता है अराउंड 10%, उस कैश लेवल पे ही है, और धीरे धीरे उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, ड्रिप कर रहे हैं अनुज। और इसलिए क्योंकि जब पिछले साल सितंबर के आसपास बात होती थी हमारी, तो एक क्लियरली एक बाय ऑन डिप्स मार्केट था, काफी तेजी थी मार्केट में। पर जब कंजम्पशन में स्लो डाउन हुआ और ये बात रिजल्ट्स में दिखने लगी, तो मार्केट का टेक्सचर चेंज होके एक सेल ऑन रैलीज मार्केट हो गया और काफी समय तक वहां पे रहा। और अब जो टेक्सचर जो है मार्केट का, वो मुझे लग रहा है, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जिस तरह से सेलिंग हो रही है, एक सेल ऑन डिप्स मार्केट हो गया है ये, कि आप डिप्स पे सेल कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से वर्स्ट स्टेज है किसी भी मार्केट के लिए, कि लोग प्राइस को टूटता हुआ देख के बेच रहे हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट फंडामेंटल वैल्यू, या जो भी, सिर्फ एक प्राइस अगर गिर रहा है तो मतलब वीकनेस है तो बेचो। मुझे लगता है ये एक लास्ट स्टेज होती है एक मार्केट में शार्प करेक्शन की, जिस तरह की हमने देखा है पिछले जनवरी के बिगनिंग से। तो मुझे लगता है कि एक मौका है इन्वेस्टर्स के लिए पॉकेट्स में। अभी भी फ्रॉथीनेस पूरी मार्केट की नहीं गई है, पर एक काफी एक रियलाइजेशन, रैशनलाइजेशन है वैल्यूएशन की। हमारा अप्रोच यही है कि धीरे धीरे ड्रिप करें। बॉटम कहाँ पे है मालूम नहीं है, कब तक आएगा वो भी मालूम नहीं है, पर जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है ऐड करने की पोर्टफोलियो में, उसका हम पूरा फायदा उठाएंगे ड्रिप कर करके। जरा एक बार अभय जी को फुल फ्रेम में रखिएगा। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज बड़े थके थके से लग रहे हैं, क्या दिक्कत की बात है? मतलब या तो बाजार ने थकाया है, या ट्रैवल बहुत हो गया है, ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हैं, देश के अलग अलग भाग में ट्रैवल कर रहे हैं, क्लाइंट्स पैसा दे रहे हैं, है क्या माजरा है? नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। एक वीकेंड था, बहुत एक्टिव वीकेंड हो गया एक्चुअली, तो उससे ही रिकवर हो रहे हैं अभी, थोड़े स्पोर्ट्स में और बाकी सब में। पर मार्केट का देखिए, मेरे 30 साल से मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे को लगता है कि जब ये अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है शार्प करेक्शन की, उस समय तकलीफ बहुत होती है लेने में। अपने आप को समझा नहीं पाते कि क्यों ले, जब रोज की रोज आप जो भी ले रहे हैं वो अगले दिन फिर गिर रहा है। पर साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जब उसको देखते हैं, तो हमेशा यही लगता है कि उस टाइम पे ले लिया तो अच्छा किया। तो ये एक मार्केट है जो बार बार अपॉर्चुनिटीज देता है आपको। एट द सेम टाइम मार्केट में कोई वो आपको ये बेनिफिट नहीं देता कि आपको बताएगा कि कहाँ पे एक बॉटम है। पर मुझे लगता है कि एक यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अब पीक आउट हो रही है। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड भी हमने देखा 4.8 तक गई थी, फिर वापस आ गई, और यूएस डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सॉफ्टन हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो एक इंडिकेशंस बन रहे हैं थोड़ा फ्लोज के रिवर्सल की वापस इमर्जिंग मार्केट्स में, इंडिया में भी। मुझे नहीं लगता इंडिया की कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी वीकेंड हुई है, एक वैल्यूएशन करेक्शन है जिसको मैं देखता हूं। और अगेन, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टर्स के लिए रोज रोज मार्केट देख के बिल्कुल तकलीफ होती है, पर एट द सेम टाइम राइट टेम्परामेंट के साथ अपॉर्चुनिटी भी अभी मिलती है वीरेंद्र। बिल्कुल सही बात की आपने सर, वो लाइट नोट पे आपके साथ बात कर रहा था। अच्छा, ये जैसे कि आपने कहा कि कुछ कैश कंपोनेंट भी आपके पास, कहाँ वैल्यूएशंस, कहाँ प्राइस आपको कंफर्ट दे रहे हैं? जैसे कि आपने कहा कि कुछ और थोड़े बहुत डिप के बाद ये बाजार नॉर्मलाइज होगा, एफआईज लिक्विडिटी चेस करेगी इस मार्केट को। आपके प्रिफर्ड 2-3 पॉकेट्स जहाँ पे आपको स्टॉक्स अब कंफर्टेबली प्राइस लग रहे हैं, आपके बाइंग जोन के बेहद नज़दीक हैं? देखिए, हम पिछले साल भर से, बल्कि 1.5 साल से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में अंडरवेट थे। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से हमारे पोर्टफोलियो में एक भी लेंडर नहीं था, ना एनबीएफसी ना बैंक। और उसका कारण ये था कि एक स्ट्रक्चरल वीकनेस दिख रही थी लेंडिंग इकोसिस्टम में, कि जो बोरोअर्स हैं, स्पेशली एमएसएमई और अनसिक्योर्ड बोरोअर्स, वो डिफॉल्ट नहीं करना चाहते हुए भी डिफॉल्ट कर रहे थे, क्योंकि कैश फ्लो प्रेशर था। और मुझे लगा था कि ये रिफ्लेक्ट होगा रिजल्ट्स में, और अभी हो भी रहा है। अभी हमने देखा जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं, बैंक्स भी
सिर्फ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज नहीं बल्कि बैंक्स भी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी, उनके जो प्रोविजंस उन्होंने लिए हैं, और ये राइट डाउन्स नहीं है वीरेंद्र, ये प्रोविजंस हैं। तो प्रोविजन का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने राइट ऑफ ले लिया है, ये प्रोविजन है जो कि आरबीआई के मैंडेट की वजह से उन्हें लेने पड़ते हैं। तो अच्छा खासा कईयों ने लॉस दिखाया है, कईयों ने शार्प डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। मुझे लगता है कि एक बैंकिंग स्पेस में अब एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, स्पेशली मीडियम साइज बैंक्स में। बड़े बैंक्स में मुझे लगता है कि अभी भी वो स्लो ग्रोथ वाले सेगमेंट में रहेंगे, वैल्यूएशन अभी भी करेक्ट नहीं हुए हैं। पर अब मीडियम सेगमेंट में, मीडियम स्पेस में मैं देखूं तो काफी बैंक्स हैं अब जो बुक वैल्यू के आसपास या बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे मेरी एडवाइस ये होगी कि इसमें बॉटम फिशिंग ना करें इन्वेस्टर्स, पर जो अच्छे बैंक्स हैं जिन्होंने सिर्फ प्रोविजंस लेने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिखाए, मुझे लगता है उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है प्योरली ऑन वैल्यूएशन बेसिस, क्योंकि ग्रोथ रहेगा इनमें। दूसरा एक सेगमेंट है जो इंश्योरेंस का है, और तीसरा सेगमेंट है जो फार्मा, जो मुझे लगता है अभी भी पिछले साल फार्मा सेक्टर ने पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। इस साल भी मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू करेगा उसको, क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत रिसेप्टिविटी है इस समय इंडियन फार्मा कंपनीज की एक्सपोर्ट्स की, और द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी बहुत फ्रेंडली है इंडियन कंपनीज के लिए, पाइपलाइन भी अच्छी है। तो मुझे लगता है फार्मा कंपनी, जो हमारी बड़े साइज की फार्मा कंपनीज है, वो रेगुलरली पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स करती रहेंगी। तो मुझे लगता है ये 3 सेक्टर्स जो हैं वीरेंद्र, ये आउट परफॉर्म करेंगे इस साल मार्केट को। जी अभय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने 3 सेक्टर्स गिनाए, बैंकिंग, एनबीएफसीज, साथ ही इंश्योरेंस और फार्मा, जो अभी आपको पसंद है। लेकिन सर आपने ये भी मेंशन किया कि अभी सेल लगी है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, अभी अच्छे स्टॉक्स, गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स बाय करना चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक नहीं सर, इन सभी सेक्टर को छोड़ के स्टॉक स्पेसिफिक, या फिर जो अभी सेक्टर्स गिनाए आपने उसमें से भी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो स्टॉक्स आपको ग्रीन फ्लैग नजर आ रहे हैं। देखिए, जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है, मैं उसी की बात करूंगा, और ये बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, पर सिंस ये हमारे स्टॉक्स मॉडल पोर्टफोलियो में है जो लार्जली पब्लिक नॉलेज में होते हैं, तो जो इंश्योरेंस में हमारे जो स्टॉक्स हैं वो हैं, लीडिंग कंपनीज हैं, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ, ओवरवेट है हम इंश्योरेंस में। बैंक्स में अभी हमने ऐड करना शुरू किया है बहुत रिसेंटली, तो उधर बंधन बैंक का मुझे लगता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव है इस समय वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, आफ्टर द शार्प करेक्शन दैट इट हैज़ गॉन थ्रू। और फार्मा में लार्ज कैप्स हैं, दिवीज, डॉक्टर रेड्डीज, और 1-2 और कंपनीज अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, ये जोमेटो, स्विगी है क्या आपके पोर्टफोलियो में, और क्या व्यू होगा आपका क्विक कॉमर्स पर? जी, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ एज अ कस्टमर। एज अ इन्वेस्टर मेरी इतनी पॉजिटिव व्यू नहीं है, क्योंकि हम जब भी इसका यूनिट लेवल देखते हैं, इकोनॉमिक्स अनुज अभी भी ब्रोकन है, लार्जली अभी भी हर डिलीवरी लॉस पे हो रही है। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी भी ये विजिबिलिटी नहीं है कि कहाँ पे जाके ये प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होगा ये मॉडल। और मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूएशंस है इनकी 80,000 करोड़ की और उससे ज़्यादा की, स्विगी की 80,000 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन है, ये जस्टिफाई कर रही है अभी भी एक ऐसे बिजनेस को जो यूनिट लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो जब तक मुझे यूनिट लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती है अनुज, तब तक मैं कॉशियस रहूंगा। एट द सेम टाइम मैं पूरा विद फुल डिस्क्लोजर कहूंगा कि मैं, मेरी फैमिली, हमारे ऑफिस में सब बड़े कंज्यूमर हैं इन सब क्विक सर्विस और फूड डिलीवरी एप्स के। नहीं, वो तो खैर उसके बिना तो आज की डेट में काम चलेगा नहीं। अच्छा, ये टेस्ला की एंट्री को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा M&M और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स पर, आपका क्या व्यू होगा? नहीं, आई थिंक ये अच्छा साइन है, क्योंकि एक फॉरेन कंपनी इतनी बड़ी इंडिया में आएगी, एक रिकग्निशन है इंडियन मार्केट की, कि इंडियन मार्केट इतना अब बड़ा और सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि टेस्ला जैसी कंपनी इग्नोर नहीं कर सकती। आपको याद होगा काफी समय तक एप्पल अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं बेचता था, क्योंकि टिम कुक की ये पब्लिक व्यू थी कि इंडियन मार्केट इज नॉट रेडी फॉर एप्पल प्रोडक्ट्स। और फिर जब वो आए तो ऐसे आए कि रुके ही नहीं, और अब हर महीने $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो मुझे लगता है कि इंडियन ऑटो इकोसिस्टम के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हमारे जो वेंडर्स हैं उनको भी एक मौका मिलेगा अपग्रेड करने का, टेस्ला जैसी कंपनीज के साथ काम करने का। और जो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो पूरे मार्केट को
वाइडन करते हैं और प्रेशर डालते हैं इनकम्बेंट्स पे भी कि वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें। और तो बहुत एक्साइटिंग है बोथ एज ए कंज्यूमर एंड एज एन इन्वेस्टर टू सी द एंट्री ऑफ इतनी बड़ी कंपनी की इंडिया में आना और रोड्स पे दिखे टेस्ला की गाड़ियां। आई थिंक ये पॉजिटिव है सेक्टर के लिए, मैं इसको नेगेटिव नहीं लूंगा क्योंकि ये सेक्टर को और डीपेन करेगा। अच्छा, सर एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे भाई जी मैं, क्योंकि मैं आज भी कल भी परसों भी पढ़ रहा था काफ़ी, इस वक्त मल्टी एसेट अप्रोच पे काफ़ी ध्यान दी गई और जो मल्टी एसेट अप्रोच पे थे वो इस ऐसे कोलैप्सिंग इक्विटी मार्केट में बच के निकल गए, यकीन मानिए। अच्छा, जहाँ तक गोल्ड की बात है, गोल्ड पर आपका व्यू क्या है अभी? और एक और बात, अगर मैं गोल्ड को एज ए फिजिकल या फिर ETF के जरिए अप्रोच ना करूँ, then you have entire chunk of, I mean, jewelry stocks, Titan और गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ, कैसे आप ले रहे हैं इस तीसरे एसेट क्लास को इस वक्त? देखिए, मल्टी एसेट की बात पहले मैं आपकी करूंगा क्योंकि आपने जो बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और मल्टी एसेट एक एसेट क्लास की तरह भी ले सकते हैं और हम जिसको देखते हैं कि एक एसेट एलोकेशन की तरह। तो आपका अगर एसेट एलोकेशन बराबर था इन टर्म्स ऑफ स्प्लिट, जो आपने पूरी नेटवर्थ अपनी इक्विटी में नहीं डाल रखी है पर आपने उसको एलोकेट किया है अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, आई थिंक वो हमेशा के लिए अच्छा अप्रोच है, हर इन्वेस्टर को रखना चाहिए। और जिन लोगों से मैं मिलता हूं, मैं देखता हूं काफी एक कॉग्निजेंस है कि मल्टी एसेट अप्रोच होना चाहिए। दूसरा, गोल्ड पे आई थिंक जो रिसेंट रैली हुई है गोल्ड की, वो लार्जली ड्रिवन है डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड, क्योंकि काफी जो पेपर ट्रेडिंग होती थी गोल्ड की, उसके बाद जो एक्चुअल जब सेंट्रल बैंक्स ने अपने वॉल्ट में मूव करना शुरू किया गोल्ड, तो दुनिया को पहली बार पता चला कि शायद गोल्ड उतना नहीं है जितना आउटस्टैंडिंग है मार्केट में पेपर फॉर्म में। तो उस फिजिकल गोल्ड की डिमांड की वजह से गोल्ड के प्राइसेस काफी तेजी से भागे और अब थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे हैं। पर जिस तरह से एक जो भी मार्केट वीरेंद्र, हम देखते हैं कि जो जब स्पाइक करता है तो वो एक रैशनल लेवल के बियॉन्ड चला जाता है। तो इस रैली में गोल्ड वापस $3000 के ऊपर चला जाए या 90,000 से 1 लाख रुपए पर तोला के रेट के ऊपर से चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे एनवायरनमेंट में एक्चुअली जो गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज हैं वो थोड़ा स्ट्रगल करती है, इन्वेंट्री पे एक राइट अप लेती हैं, पर एट द सेम टाइम जो वॉल्यूम सेल है वो कम हो जाता है क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी जितनी है उतनी ही है, तो वो कम तोले के गोल्ड लेंगे, मार्जिन उसमें बनाने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। जो टाइटन जैसी कंपनीज हैं वो मार्जिन बनाती है स्टडेड ज्वेलरी में, डायमंड या दूसरे स्टोन्स की, तो वो डिमांड थोड़ा वहां पे माइग्रेट हो तो उनका प्रॉफिट, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ने से ज्वेलरी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। जो लेंडर्स हैं दूसरी तरफ उनके लिए अच्छा है क्योंकि उनका कोलैटरल वैल्यू बढ़ जाता है। उसी 1 तोला के ऊपर अगर 50,000 का लोन देते तो अब 75,000 का लोन दे सकते हैं, तो बुक बढ़ाने का एक अच्छा मौका है। मुझे लगता है ये उनके रिजल्ट्स में अब दिखेगा गोल्ड लोन कंपनीज के। जी अभय जी, अभी हम थोड़ी देर पहले टैरिफ वॉर को लेकर भी बात कर रहे थे और SBI की रिपोर्ट भी आई है, अगर भारत पे टैरिफ लगता है US की तरफ से तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा इकोनॉमी को। लेकिन मैं सवाल कर रही हूँ सर मेटल सेक्टर को लेकर, जिस तरीके से टैरिफ में हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है US की तरफ से, क्या मेटल सेक्टर पे बेट लगा सकते हैं आप अभी? ये मेटल पे मैं पॉजिटिव हूँ। मैं फ्रैंकली मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है कमोडिटी स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स को लेके। अगर चाइना रिफ्लेक्ट करेगा, चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का, तो मुझे लगता है कि एक मेटल में डेफिनेटली स्पाइक आएगा। आप देखेंगे कॉपर के प्राइसेस अगर आप ट्रैक करें पिछले 2 हफ्तों से ऑलरेडी करीब 10% बढ़ चुके हैं। एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी हायर लेवल पे हैं और ये नॉन फेरस में मैं देख रहा हूँ कि काफी प्राइसेस जो हैं वो ब्रेकआउट जोन की तरफ हैं। तो थोड़ा भी स्पाइक आया, थोड़ा डिमांड स्पाइक आया तो ये प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होंगे। इंडिया में स्टील में हम ज्यादा वेट देते हैं और स्टील कंपनीज हमारी थोड़ी स्ट्रगल कर रही हैं। अगर उनको गवर्नमेंट का थोड़ा भी प्रोटेक्शन मिला, जो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा सेगमेंट को हम कंप्लीटली ओपन नहीं छोड़ सकते हैं कंपटीशन के लिए, तो मुझे लगता है कि एक मेटल्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टर्स को, जो अभी लोग इतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे, हर इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, इनफैक्ट एसेट्स क्लास पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
अब आते हैं लौट के निफ्टी पर और अनुज